प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 12वें भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने पूर्णांकों का योग, फिर इनसे संबंधित जो प्रॉपर्टी थी और एक्सरसाइज, फिर दूसरा पूर्णांकों का व्यवकलन, पूर्णांकों का गुणन, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके गुण और जो उदाहरण थे, फिर प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्नावली एक्सरसाइज थे, उन सबको हम लोगों ने कर लिया था। अब इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है पूर्णांकों का विभाजन या भाग। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर दो पूर्णांकों को हम गुणा करते हैं, अगर मान लीजिए कि प्लस है तो इनका अगर गुणा करें तो हमको ये धनात्मक पूर्णांक मिलता था। फिर इसी प्रकार अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो भी हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता था। और फिर अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो इनका गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक मिलता था, और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक तो इसका भी गुणनफल हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता था। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद होगी। अब अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में हम भाग दें, ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसका जो भागफल होगा ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। फिर अगर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। फिर अगर धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से हम भाग दें तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, और फिर ऋणात्मक पूर्णांक का अगर धनात्मक पूर्णांक से भाग दें तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये धन 15 है और 15 में अगर हम 5 से भाग देते हैं धन 15, तो ये कितना होगा, 5 तिहाई 15, धन 3 आएगा। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -15 है और भगे -5 है तो हमें भागफल कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए, दोनों अगर समान चिन्ह है तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और इसको जैसे हम भाग देते हैं उस तरह से भाग दे दें तो 5 तिहाई कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि एक धनात्मक पूर्णांक है और फिर धनात्मक पूर्णांक से हम ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, और 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है और इस ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक से हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा, -3 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह है ठीक ये गुणा वाले चिन्ह के तरह से ही है, तो इसको आपको दिमाग में याद रखना होगा। अब कुछ प्रैक्टिस से संबंधित सवाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -100/5 है, तो यहाँ पे एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो भागफल क्या आएगा, भागफल ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। अब इसको ठीक हम उसी तरह से भाग देते हैं जैसे हम पिछली कक्षाओं में भाग देते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, 100 में अगर हम 5 से भाग दें तो 5 दूनी 10, फिर 0, यहाँ 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका -20। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो हमें कौन सा पूर्णांक मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा।
और यहाँ पे 81 में आप 9 से भाग करें तो 9 9 81, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ भी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक आएगा और ये 75 में अगर हम 5 से भाग दें तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 5 5 बचे 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये -32 और यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आएगा। और ये 32 में अगर 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, 1 2 और 2 छक्के 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस में, इस सवाल में आपने क्या देखा कि अगर एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो उसका जो भागफल है वो कौन सा पूर्णांक मिल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है, ठीक है। फिर और कुछ सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सवाल दिया हुआ है, अभी हमने पीछे वाले सवाल में देखा तो यहाँ पे ऋण था और यहाँ धन था, तो या तो यहाँ ऋण रहे चाहे यहाँ ऋण रहे, यानी कि एक धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो उसका जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। अब ऋणात्मक में आ गया, इसके बाद से आप वैसे ही साधारण तरीके से भाग दे दें। 125 में 25 से भाग करेंगे, 25 25 125 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 25 ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखें, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है, तो हमको यही ध्यान देना है कि अगर एक धन है और एक ऋण पूर्णांक है तो भागफल हमारा ऋणात्मक आएगा, यानी कि विपरीत चिन्ह वाला अगर होगा तो ऋणात्मक होगा और समान चिन्ह वाला होगा तो धनात्मक होगा। और यहाँ पे 80 में हम 5 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 छक्के 30, तो यहाँ पे -16 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समान चिन्ह वाला है, तो समान चिन्ह वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये 325 में आप 13 से भाग कर दें तो ये एक बार जाएगा 13 और यहाँ पे हासिल लगा, 12 में से 3 गया 9 और 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, नहीं गलत हो रहा है, ये 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 32 है ना, हम सोचे ठीक है 32 है, 32, तो ये कितना 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 12 में से 6 घटेगा 6 और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो 13 बचे 65, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर समान चिन्ह वाला पूर्णांक है तो उसका भागफल ये क्या आ रहा है, वो प्लस आएगा, और विपरीत चिन्ह वाला है यानी कि एक धन है और एक ऋण है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है। अब ये विभाजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि जो पीछे हम लोगों ने गुणों को पढ़ा था वो विभाजन में लागू होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्णांकों के भाग के गुण में पहला आपका आता है समवृत्त, तो यह पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो ये समवृत्त में क्या होता है, समवृत्त कब होगा, ये भाग के अंतर्गत यदि एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक से हम भाग करें तो भागफल भी हमको पूर्णांक मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि भाग के अंतर्गत पूर्णांक समवृत्त है, और पूर्णांक नहीं मिलता है तो समवृत्त नहीं है। तो यहाँ पे -8 भागे -4, तो ये दोनों ऋणात्मक हैं तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा,
ठीक है। अब 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो पूर्णांक आ गया। लेकिन अगर हम कुछ और पूर्णांक लें, ये -8 भगे अगर हम 3 कहें, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो यहाँ पूर्णांक आना चाहिए। तो -8 भगे 3 ये कितना आ जाएगा, -8/3। तो अब ये -8/3 आपका पूर्णांक नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में हम भाग दे रहे हैं तो हमें प्रत्येक स्थिति में पूर्णांक नहीं मिल रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अब ये दूसरा नंबर आता है क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल, क्रम विनिमयता का मतलब क्या हुआ कि अगर क्रम को बदल दें तो उसके मान में कोई अंतर ना आवे। अब यहाँ देखिए, इसी एग्जाम्पल को लेके चले, इसको -8 भगे -4, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस, ये 2 आ जाएगा। अब इसके क्रम को बदल दें तो -4 भगे -8, तो ये प्लस आएगा, यानी कि -4 बटे -8, ये बराबर 4/8, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 और 1/2 बराबर है, नहीं है, यानी कि -8 भगे -4 इज नॉट इक्वल टू -4 भगे -8। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप लेकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है ना, पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। अतः पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा आता है आपका साहचरिता। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 पूर्णांक को लें। साहचरिता का मतलब कि समूह बना करके हम भाग करें, तो उसमें कोई अगर मान में अंतर नहीं आता है तो हम ये कहते हैं कि साहचर्य नियम इसमें लागू होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सपोज कर लीजिए माइनस, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि -16 भगे 4, इसको एक साथ कर ले रहे हैं, और फिर भगे -2। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर -16 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, एक धन है एक ऋण है। अब इसका भाग करेंगे तो 4 चौके 16, तो ये -4 आ जाएगा। और फिर -4 में -2 से भाग करना है, -2 से भाग करना है। अब दोनों ऋणात्मक है तो उत्तर क्या मिलेगा हमको, धनात्मक, और 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। अब इसके समूह को हम चेंज कर दें, यानी कि -16 को हम अलग कर दें और ये
4 भागे -2 करें एक समूह में। अब फिर इसको सॉल्व करें, तो पहले समूह वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16 और फिर भागे यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 8 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूँकि -16 भागे 4 भागे -2 इज नॉट इक्वल टू -16 भागे -16 भागे, यहाँ पे गलत हो गया, ये देखिए -16 यहाँ पे हो जाएगा -16 भागे 4 को एक साथ किए थे और फिर भागे -2, ये नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि पूर्णांकों के लिए साहचर्यता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य नहीं है। पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य नहीं है, ठीक है। अब हम ये निरीक्षण करेंगे कि किसी भी पूर्णांक में अगर +1 से भाग दिया जाए या -1 से भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, -8 में अगर 1 से हम भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो फिर हमें 8 मिलेगा। फिर इसी तरह से यहाँ -11 मिलेगा, यहाँ पे -13 मिलेगा, यहाँ -25 मिलेगा, यहाँ -37 मिलेगा और यहाँ -48 मिलेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि किसी भी पूर्णांक में अगर 1 से हम भाग दे रहे हैं तो हमको वही पूर्णांक मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये -8 में 1 से भाग दिए तो -8 मिला, -11 में 1 से भाग दिए तो -11 मिले। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि अतः किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। इसको व्यापक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए क्या होगा, a/1 बराबर a। अब यहाँ a का मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अगर किसी भी पूर्णांक में -1 से हम भाग दें तो यहाँ देखिए, ये माइनस दोनों समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, और फिर 1 में भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, और 1 में भाग करेंगे तो 11। इसी तरह से यहाँ पे आपका माइनस आएगा और ये हो जाएगा 13। यहाँ पे देखिए समान चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, और 1 में भाग करेंगे तो
25 आएगा। यहाँ भी समान चिन्ह है तो प्लस होगा, और 1 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 37 हो जाएगा। और यहाँ भी धन आएगा और ये कितना होगा, 48। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऋण 1 से हम भाग दे रहे हैं तो यह जो पूर्णांक है वो क्या है, चेंज हो जा रहा है, यानी कि इसका चिन्ह बदल जा रहा है। यहाँ ऋण 8 है तो देखिए हमको धन 8 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये धन 11 है तो यहाँ ऋण 11 मिल रहा है। यहाँ पे धन 13 है तो ऋण 13 मिल रहा है। यहाँ ऋण 25 है तो धन 25 मिल रहा है। यहाँ ऋण 37 है तो धन 37। यहाँ ऋण 48 है तो यहाँ धन 48 है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अतः किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर पूर्णांक का चिन्ह या वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता। होता क्या चीज़ है कि उस पूर्णांक का चिन्ह बदल जाता है। तो व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक a के लिए ये क्या होगा, a भागे -1 बराबर -a। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, -a आ गया। आई बात समझ में? तो अब हम लोग उदाहरण कुछ करेंगे। प्यारे बच्चों, ये छठा उदाहरण है कि किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अब पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो उसको टोटल कितना मिला, 30, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। 10 उत्तर सही पाए गए, एक उत्तर सही में कितना मिल रहा है, 5, तो 10 उत्तर सही होगा तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5, तो इसलिए 10 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितना होगा, 10 गुना हो जाएगा, 10 पचे 50। अब 50 नंबर का तो उसने सही किया, लेकिन गलत भी कुछ किया तो गलत। राधिका को कुल कितना अंक मिला, 30, तो कुल में से जो सही है उसको सही पर अंक जो मिला हुआ है उसको घटा देंगे तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक कितना होगा, 30 - 50, और ये हो गया -20। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि राधिका ने उसके 10 उत्तर सही पाए गए, तो उनमें कितने प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। 10 उत्तर सही पाए गए तो उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो गलत
क्वेश्चन उसने किया था उसकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे गलत उत्तरों पर उसे कितना अंक मिल रहा है, 20 अंक। और एक अंक पर कितना होता है, एक अंक पर -2 अंक मिल रहा है। तो अब यह -2 इस -20 में कितनी बार सम्मिलित होगा, यानी कि -20 में -2 से हम भाग कर देंगे तो ये गलत उत्तरों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से है कि जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए। ठीक है। जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो अब एक सही उत्तर पर कितना अंक है, 5 अंक है। तो इसलिए 4 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितना होगा, 5 × 4 यानी कि 5 चौको 20। अब यहाँ दिया हुआ है उसने -12 अंक प्राप्त किए, यानी कि जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, -12। अब इस कुल प्रश्न में से ये सही प्रश्न पर जो अंक उसे मिले हैं उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो गलत प्रश्नों पर प्राप्त अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो -12 - 20 ये बराबर हो जाएगा -32। अब एक गलत उत्तर पर उसे -2 अंक प्राप्त हो रहा है और गलत उत्तरों पर उसको टोटल अंक कितना मिला है, -32। तो अब यह -2 इस -32 में कितनी बार सम्मिलित होगा, यानी कि गलत उत्तरों की संख्या को ज्ञात करने के लिए -32 में -2 से भाग कर देंगे। यहाँ देखिए दोनों समान चिन्ह है तो उत्तर हमारा धनात्मक में आएगा। और 32 में हम 2 से भाग करेंगे, 32 में तो 2 एकम 2 और ये 1 2 2 छक्के 12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना आ गया, 16। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये उदाहरण 6 समाप्त हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल और बच रहा है और प्रश्नावली 1.4, तो उसको हम लोग अगले भाग में करेंगे और अपना लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे भी आप लिखिएगा, मैं अगले भाग में उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।